अबू नखला की बंदरगाह पर पहुंचकर मालूम हुआ कि शेख रियासत में मौजूद नहीं है। अमले में बेचैनी बढ़ गई थी। पासोलिया अजाब बन गई थी। 2-3 तुर्क खलासियों के अलावा इस गल्ले को कोई भी पसंद नहीं करता था, या फिर इमरान इसकी तारीफें कर करके एक एक को जलाता फिर रहा था। बॉस, ये मत करो, जोसेफ ने एक मौका पर उससे कहा। वो सब तुम्हारे दुश्मन हुए जा रहे हैं। मैं ही भीख मांगने जाऊंगा इनके लिए, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। वो तो ठीक है, लेकिन बकवास बंद, चले जाओ यहाँ से। लेकिन ठहरो, बर्जर कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए। और हाँ बॉस, एक बात और है, जरा मालूम तो करना कि वो बात कहाँ तक सही है। मैं पूछ रहा था, बर्जर कहाँ है? शराबनोशी के केबिन में। वो इसके अलावा और कहीं नहीं होता। नाम का कप्तान है, सब कुछ चीफ ऑफिसर करता है। वो ना हो तो जहाज ही गर्क हो जाए। गर्क भी हो चुके किसी सूरत से। तो फिर तुम इस पर आए क्यों थे? नौकरी करने। अब इस धंधे में गुजारा नहीं होता। जोसेफ ने बेएतबारी से दांत निकाले और फिर एक बदक संजीदा हो गया। मामा, मैं ये कह रहा था बॉस, वो लोग कहते हैं कि कभी कभी एक भूत अर्शे पर नमूदार होता है। इस वक्त भी नमूदार है और मेरा दिमाग चाट रहा है। खुदा के लिए संजीदा हो जाओ बॉस। वो कनाडा के किसी मल्लाह का भूत है, अमेरिका की किसी तवाइफ का भी हो तो मुझे क्या। और जब वो नमूदार होता है तो कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। तुम तस्दीक करो बॉस। जाता है या जमाओ एक हाथ? मालिक हो मार डालो, लेकिन बर्जर से जरूर पूछो बॉस। वो खुद किसी भूत से कम है। मैं जा रहा हूँ बॉस, भूलना मत। वो चला गया और इमरान शराबनोशी के केबिन में दाखिल हुआ। क्या है? बर्जर सर उठाकर गुर्राया। मैं ये कहने आया था कि अगर पासोलिया की शराब कशीद की जाए तो कैसी रहे। चले जाओ वरना सर फाड़ दूंगा। क्या तुम भी पासोलिया से एलर्जिक हो गए हो मोसियो बर्जर? मैं कहता हूँ मेरा मूड खराब ना करो। जहन्नम में जाए पासोलिया। मैंने अभी कनाडा के किसी भूत का तस्करा सुना है। ओह! बर्जर यक बयक संजीदा हो गया, फिर गुर्राया। मैं इन हरामजादों से तंग आ गया हूँ। आखिर तुम दोनों से तस्करा करने की क्या जरूरत थी? डर के मारे मर जाओगे। लेकिन सुनो और मुतमईन रहो कि इसने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो है कोई भूत? हाँ है, कभी कभी दिखाई देता है। इसने अक्सर तूफान में हमारी मदद की है, ऐसे मौके पर जब जहाज के तबाह हो जाने के इम्कानात मौजूद थे। एक बार मैं बहुत ज्यादा पी गया था और एक जगह जहाज का डायरेक्शन बदलना था, लेकिन नशे की झोंक में मैंने ऐसा नहीं किया। करीब था कि जहाज एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता। वो नमूदार हुआ और ऐसा मालूम हुआ जैसे इसने जहाज को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया हो। खुदा की पनाह! इमरान के चेहरे पर खौफजदगी के आसार नजर आने लगे। बर्जर ने कहकहा लगाया और बोला, तुम क्यों मरे जा रहे हो? जब भूत का गलगला बुलंद हो तो अपने केबिन से बाहर ना निकलना। मैं यही करूंगा जनाबे आला। मेरा पेशाब खता हुआ जा रहा है, लिहाजा अब मुझे इजाजत दीजिए। बर्जर हंसता रहा और वो केबिन से बाहर आ गया। अरशे पर चीफ इंजीनियर की बीवी सलोया से मुलाकात हो गई और इसने हंसकर कहा, पासोलिया बखैर। इमरान भी अहमकाना अंदाज में हंसा था। सुना है तुम तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हो। मैं बहुत ज्यादा खाइफ हूँ मादाम। क्या आप थोड़ा वक्त मुझे देंगी? क्यों नहीं, जरूर जरूर। किसी ऐसी जगह चलिए जहाँ कोई हमारी गुफ्तगू में मुखिल ना हो सके। अपने केबिन में चलो। हाँ ये ठीक है। वो इसे अपने केबिन में लाया और वो आगाज गुफ्तगू की मुंतजिर रही, लेकिन इमरान ख्यालात में खोया हुआ सिर्फ अपने सर को जुम्बिश दे रहा था। तुम कहाँ गायब हो गए? कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने कुछ देर पहले 2 खौफनाक बातें सुनी हैं। खौफनाक? इस जहाज पर ना कुछ गैर मुतवक्का है और ना खौफनाक। एक तो वो भूत वाली बात, हम सब भूत हैं। नहीं! इमरान खौफजदगी का मुजाहरा करने के लिए उछल पड़ा। इतनी कामयाब अदाकारी थी कि वो बेसख्ता हंस पड़ी। फिर बोली, हाँ एक भूत कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन बेजरर है। इसका जहाज पर क्या काम? वही जाने, मैं क्या बता सकूंगी। अच्छा, दूसरी बात, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ जितने भी हैं सब बहुत बड़े मुजरिम हैं। क्या तुम नहीं हो? सलोया ने उसे घूरते हुए सवाल किया। नहीं तो मैं क्यों होता मुजरिम? फिर तुम क्यों आप हंसे हो? मोसियो बर्जर से एक नाइट क्लब में मुलाकात हुई थी। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि मैं एक बेरोजगार रेडियो ऑफिसर हूँ तो इन्होंने मुझे मुलाजिम रख लिया। बस तो फिर सब्र करो। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं भी मुजरिमा हूँ। मुझ पर कत्ल का इल्जाम है और बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अपने नामाकूल शोहर को कत्ल कराया है। अरे बाप रे! इमरान उर्दू में बुड़बुड़ाया। अगर मैं सैलून के साहिल पर कदम रखूं
तो फौरन गिरफ्तार कर ली जाऊं। आपके शोहर इंजीनियर साहब ने कौन सा जुर्म किया था? इसी ने तो मेरे इस शोहर को कत्ल किया था और मैं इसकी मददगार थी। इमरान दोनों हाथों से मुंह पीटने लगा। ये क्या कर रहे हो? अब शायद मैं जिंदगी भर शोहर ना बन सकूं। वो हंस पड़ी और बोली, कुछ और पूछना है? नहीं बस शुक्रिया। अबू नखला का अमीर तो गायब है रियासत से, अब क्या करोगे? बदसतूर पासोलिया खाता रहूंगा। मुझे तुम पर रहम आता है, कहो तो 2-3 डब्बे मछलियों के दे दूं तुम्हें। मैं ताजिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा मादाम। इसकी जरूरत नहीं, मैं किसी वक्त पहुंचा दूंगी। वो चली गई और इमरान सर खुजाता रह गया। अबू नखला में कुछ सामान उतारा गया था और कुछ बार किया जा रहा था। जिन लोगों के पास पैसे थे वो मुर्गियां खरीद लाए थे और इन्हें भून भून कर खा रहे थे। इन्हीं में इमरान भी था, लेकिन इसने अपनी मुर्गियां दूसरों को दे दी थीं और खुद पासोलिया खा रहा था। इस तरह इसने अपने 2-4 तरफदार भी बना लिए थे। यहाँ जहाज 3 दिन से लंगर अंदाज था। चौथे दिन इमरान ने देखा कि चीफ ऑफिसर और बर्जर के दरमियान में तेज तेज गुफ्तगू हो रही है। चीफ ऑफिसर कह रहा था, यही अबू नखला में तुम्हें तनख्वाह तकसीम करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ नहीं है। बर्जर मेज पर घोंसा मारकर धाड़ा। भूल जाओ, अब ये धौंस नहीं चलेगी, चीफ ऑफिसर ने लापरवाही से कहा और इमरान की तरफ मुड़कर बोला, तुम भी बैठ जाओ। क्या यहाँ मेरी जरूरत है? इमरान ने खौफजदा लहजे में पूछा। बिल्कुल, अमले ने स्ट्राइक कर दी है और वो अपनी तनख्वाहें चाहते हैं। मैं गोली मार दूंगा, बर्जर धाड़ा। तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हो। बकवास बंद करो। बर्जर मरने मारने पर आमादा हो गया। झपट पड़ने के से अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। इमरान ने चीफ ऑफिसर को रिवॉल्वर निकालते देखा, लेकिन दम बखुद बैठा रहा। ओह! बर्जर किसी जख्मे दरिंदे की तरह गुर्राया और इसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। चीफ ऑफिसर हंसकर बोला, एक दिन तो ये होना ही था। अच्छा अच्छा, मैं देखूंगा। फिलहाल यहाँ से उठो और अपनी रिहायशी केबिन में चलो, चीफ ऑफिसर ने सफाकी से कहा। इमरान के चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो सहमी हुई नजरों से चीफ ऑफिसर की तरफ देखे जा रहा था। केबिन से निकलते निकलते चीफ ऑफिसर ने इमरान से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। बाबा बहुत अच्छा, इमरान ने कपकपाती हुई आवाज में कहा और जब वो दोनों बाहर चले गए तो अजीब सा मुंह बनाकर सर खुजाने लगा। इसकी आंखों में शरारत आमेज चमक सी लहराई। उसे 15 मिनट तक चीफ ऑफिसर की वापसी का मुंतजिर रहना पड़ा था। वो आया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा पुरसकून था। ऐसा कतई नहीं मालूम होता था कि वो कुछ देर पहले जारहाना मूड में था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कुछ देर बाद इसने इमरान की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम मुझे ही इंचार्ज समझो। मैंने बर्जर को इसके केबिन में कैद कर दिया है। आपने बहुत अच्छा किया जनाबे आला, इमरान ने बड़े अदब से कहा। मैं डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैं कभी ऐसा कदम ना उठाता, लेकिन मुझे शुबा है कि बर्जर ने तुमसे पहले वाले रेडियो ऑफिसर को कत्ल कर दिया है। अरे बाप रे! इमरान बुखलाकर उठ गया और पेट पर हाथ फेरने लगा। बैठ जाओ। मैं जनाबे आला, तुम्हें ऐसा कोई हादसा नहीं पेश आ सकता। मुतमईन रहो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सारे हालात से आगाह कर दूंगा। यहाँ कोई किसी पर एतमाद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें काबिल एतमाद समझता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जनाबे आला। वो स्याह फाम जोसेफ कैसा आदमी है, बस उसे ये बताना पड़ेगा कि अब आप कप्तान हैं। इसकी वफादारी आपकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। कम से कम 2 ऐसे आदमी जरूर होने चाहिए जिन पर एतमाद कर सकूं। मेरी तरफ से मुतमईन रहिए। गुड, अब तुम अपने केबिन में जाओ और जोसेफ को ये बताकर मेरे पास भेज दो कि अब मैं ही कप्तान हूँ। रात गए किसी ने इमरान के केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और इसने खौफजदा आवाज में पूछा, भाई तुम कनाडा वाले भूत तो नहीं हो? जवाब में इसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी थी। उसने दरवाजा खोला और जोसेफ आहिस्ता से बोला, वो तुम्हें बुला रहा है बॉस। कौन? चीफ ऑफिसर। मैं चल रहा हूँ। बर्जर की बीवी का क्या हुआ? वो बदसतूर वही है जहाँ थी और मुझे वो नागवार ड्यूटी भी अंजाम देना पड़ी थी। चीफ ऑफिसर कहाँ है? इमरान ने पूछा। पहले मेरी बात सुन लो बॉस। बको जल्दी से। मैं नहीं जानता कि तुम किस चक्कर में हो, लेकिन ये मुहिम जानलेवा भी हो सकती है। खामोश रहो। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है बॉस। मेरा क्या? जिस वक्त चाहूं मर जाऊं। मेरी इजाजत हासिल किए बगैर तूने अगर मर जाने का इरादा भी किया तो हमेशा जिंदा रहने पर मजबूर कर दूंगा। वो कैसे बॉस? ऐसी मौत मारूंगा कि तू भूत बन जाए। नहीं बॉस, बद्दुआ ना दो। जोसेफ कांपती हुई आवाज में बोला। वो जिंदगी तो होती है, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता जिसमें पी ना सकूं। मैंने पूछा था चीफ ऑफिसर कहाँ है?
कंट्रोल रूम में है और मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। गोश्त का एक डब्बा भी मुझे दिया था। आहिस्ता बोलो। अब जाओ बॉस, वो कोई बड़ी साजिश कर रहा है। इमरान कंट्रोल रूम में पहुंचा। चीफ ऑफिसर इसका मुंतजिर था। वो उसे साथ लेकर शराबनोशी वाले केबिन में आया। कितना उदास लग रहा है ये केबिन, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मुझे भी अफसोस है, चीफ ऑफिसर ने कहा, लेकिन ये इकदाम जरूरी था। अमला बगावत पर आमादा हो गया था। लेकिन इस इकदाम से फायदा क्या होगा? ठहरो, बताता हूँ, चीफ ऑफिसर ने कहा और उठकर बाहर चला गया। इमरान के अंदाजे के मुताबिक वो गालिबन ये देखने गया था कि आसपास कोई मौजूद तो नहीं। वापसी पर इसने बड़ी एहतियात से दरवाजा बंद करके बोल्ड कर दिया। फिर इसने अपने लिए एक बोतल खोली थी। क्या ये सच है कि तुम नहीं पीते? इसने इमरान से पूछा। हाँ, मैं नहीं पीता। तफरीहन भी नहीं? इमरान से नफी में जवाब पाकर बोला, मुझे बाअसूल लोग पसंद हैं। उन पर किसी भी मामले में एतमाद किया जा सकता है। इमरान कुछ ना बोला। चीफ ऑफिसर ने अपने लिए एक गिलास तैयार किया और छोटे छोटे घोंट लेने लगा। बर्जर बहुत बुरा आदमी है। कुछ देर बाद उसने कहा, वो तो सूरत ही से जाहिर है, लेकिन इसकी बीवी हैरत अंगेज है। इसके होंठ प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जुड़वा दिए और वो इसके साथ खुश है। क्या इसने तुम्हें यही बताया है? और यही नहीं, बल्कि कभी इसे महबूबा कहता है और कभी बीवी। वो झूठा है। न वो इसकी बीवी है और न महबूबा, बल्कि इस जहाज की मालका है। खुदा की पनाह। और सुनो, इसी जहाज में कहीं लाखों डॉलर मौजूद हैं और हम भिखारियों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कई बार हमें अरब शेखों की खैरात पर गुजारा करना पड़ा है। आखिर ऐसे नामाकूल जहाज पर आप लोगों ने मुलाजमत क्यों जारी रखी है? हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम सब बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं और अपने मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकते। कभी इस जहाज पर कायदे के लोग भी रहे होंगे, लेकिन बर्जर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अलग करके इनकी कमी ऐसे ही मुजरिमों से पूरी करता रहा है, और अब एक भी ऐसा नहीं जिसका दामन दागदार ना हो। इसने आखिर ऐसा क्यों किया? महज इसलिए कि हमसे जर खरीद गुलामों का सा सलूक कर सके। हम इसके रहमो करम पर थे। मालका को मिलाकर बर्जर की गर्दन काट देते। अब यही करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इन लाखों डॉलरों पर कब्जा करना चाहता हूँ जो इसने हमारे तन और पेट काट काट कर जमा किए हैं। हम किसी से फरियाद भी तो नहीं कर सकते। वाकई चक्कर की बात है। अब हम तीनों को मिलकर इस खजाने को तलाश करना है। बर्जर ही का गला दबाकर क्यों ना मालूम करें? इमरान ने मशवरा दिया। वो बहुत चेमड़ आदमी है। तुम उसे कत्ल कर दो, लेकिन उससे इतराफ ना करा सकोगे। चलिए तो फिर तलाश करें। इस वक्त नहीं, जैसे आपकी मर्जी। मैं पूरी तरह आपका साथ दूंगा, क्योंकि ख्वामख्वाह इस मुसीबत में आप फंसा हूँ। और सुनो, ट्रांसमीटर खुद इसी ने बेकार कर दिए हैं। रिसीवर में कोई खराबी नहीं, वो बसतूर काम कर रहे हैं। बात अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। इमरान सर हिलाकर बोला। आ जाएगी, आ जाएगी। और हाँ सुनो, चीफ इंजीनियर की बीवी सलोया से होशियार रहना। बहुत चालाक औरत है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि बर्जर का जाती सरमाया जहाज ही के किसी हिस्से में पोशीदा है। वो तो सब ठीक है जनाब, लेकिन जहाज अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हम किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकेंगे। इसलिए ट्रांसमीटर का मसला भी जल्द ही हल होना चाहिए। बर्जर के अलावा और कोई भी नहीं ठीक कर सकता। वो लासिल्की का एक माहिर इंजीनियर भी है। यहाँ अबू नखला की बंदरगाह पर भी कोई न कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा। सुनो दोस्त, ये भी इस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि हमारे हाथ में कोई माकूल रकम ना हो। ये काम मुफ्त में तो होने से रहा। अगर यहाँ बंदरगाह पर किसी को मालूम हो गया कि हमारा ट्रांसमीटर सिस्टम नाकारा है तो हम यहाँ से लंगर ना उठा सकेंगे। हाँ, ये बात तो है, इमरान पुरतफक्कुर लहजे में बोला। तुम इसकी फिक्र ना करो, मुझे समंदर ही का बाशिंदा समझो। मैं जानता हूँ कि कब हमारे लिए खतरा है, और फिर ये काम भी हमें यहीं अबू नखला में सर अंजाम देना है। बस तुम सलोया और चीफ इंजीनियर से होशियार रहना। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, वो मेरी हमदर्दियां हासिल ना कर सकेंगी। इमरान ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं आंखों की बनावट के अंदाज से मालूम कर सकता हूँ कि कौन कैसा है। तुम ईमानदार आदमी हो, और अब जो कुछ करने जा रहे हो चंद आदमियों की बेहतरी के लिए है। फिर इस गुफ्तगू का एख्तिताम इस तरह हुआ कि किसी ने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। देखो कौन है, चीफ ऑफिसर आहिस्ता से बोला। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला और चीख मारकर पीछे हट आया। क्या बात है? चीफ ऑफिसर भी बुखलाकर खड़ा हो गया। भूत! इमरान कांप रहा था। भूत नहीं, जोसेफ जनाब, दरवाजे की तरफ से आवाज आई। क्या बात है? अंदर आओ, चीफ ऑफिसर ने गुस्सीले लहजे में कहा। जोसेफ? ला हौला वला कुव्वत, इमरान खिसियानी हंसी के साथ बोला। भाई तुम रात को सफेद कपड़े ना पहना करो,
خود تو تاریک پس منظر میں غائب ہو جاتے ہو اور سفید کپڑے نظر آتے رہتے ہیں۔ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ چیف آفیسر نے اس سے پوچھا۔ چیف انجینئر کی بیوی مسٹر عمران کا انتظار ان کے کیبن میں کر رہی ہے، اس کو یہیں بھیج دو، عمران بولا۔ نہیں، جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہے، چیف آفیسر نے کہا۔ رات کو مجھے عورتوں سے بھی ڈر لگتا ہے، عمران نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم بھی چلو۔ نہیں، صرف تم جاؤ گے، چیف آفیسر بنا کر بولا۔ بابا، بہت اچھا۔ عمران کی آواز کانپ رہی تھی اور جوزف اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ بس جاؤ، چیف آفیسر اٹھتا ہوا بولا۔ کیبن سے باہر نکل کر اس نے جوزف سے کہا، تم میرے کیبن کے دروازے پر اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک کہ وہ چلی نہ جائے۔ اوہ، تو کیا باس، تم سچ مچ عورتوں سے ڈرتے ہو؟ تیری طرح سیاہ فام ہوتا تو ہرگز نہ ڈرتا۔ تیری بوتلوں کا کیا ہوا؟ میں نے چیف آفیسر سے صاف صاف کہہ دیا تھا، وہ بھی مجھ پر مہربان ہے، لیکن میری ڈیوٹی تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خدا ایسی نوکری دشمن کو بھی نہ دلائے۔ سلویا دروازے ہی پر کھڑی ملی تھی۔ وہ دونوں کیبن میں آئے۔ سلویا نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے بولڈ کرتی ہوئی بولی، میں نے تم سے مچھلی کے ڈبوں کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا مجھے اسی وقت آنا پڑا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج رات میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پاسولیا کا نشہ اتر گیا؟ وہ تو میں نے موسیو برجر کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ معلوم نہیں، چیف آفیسر اب تم سے بہت خوش معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اتنی معصومیت کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ میرے بعض بے تکلف دوست مجھے آدھی عورت کہتے ہیں۔ احمقوں کی سی باتیں نہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی، مگر ہاپ یعنی کہ مچھلیوں کے ڈبے اس تھیلے میں ہیں۔ شکریہ۔ کیا میں کھانا شروع کر دوں؟ بہت بھوکا ہوں۔ ضرور کھاؤ۔ عمران نے تھیلے سے ایک ڈبہ نکال کر اسٹول پر رکھتے ہوئے کہا، آپ بہت نیک دل خاتون ہیں، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ شکریہ۔ ڈبہ کاٹ کر اس نے مچھلی کا ایک چھوٹا سا قطلہ نکالا اور منہ میں ڈال لیا۔ سلویا بولی، میرا شوہر بزدل ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کے شوہر کو قتل کیا تھا۔ وقتی جوش تھا، میرے حصول کا بھوت سوار تھا سر پر۔ اب تو وہ اس سچویشن کو یاد کر کے بے ہوش ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آدمی گزرے ہوئے واقعات کو یاد کر کے بے ہوش ہو جائے۔ بہرحال وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو اس میں اتنا دم خم بھی نہیں ہے کہ میری حفاظت ہی کر سکے۔ یہ میرا اپنا رکھ رکھاؤ ہے کہ اتنے بدماشوں میں گھری ہونے کے باوجود بھی محفوظ ہوں۔ واقعی قابل پرستش ہیں آپ، عمران کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا مطلب؟ خود بھی بدماش ہونے کے باوجود دوسروں کو بدماش کہہ سکتی ہیں۔ مجھ پر طنز نہ کرو، میں نے ایک برے آدمی سے پیچھا چھڑانے کے لیے قتل کی سازش کی تھی۔ اس غصے کو اب ختم کیجیے۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مچھلی۔ تم بھی اس کا حوالہ نہ دینا، جب تک میرے پاس سٹاک موجود ہے تم پاسولیا نہیں کھاؤ گے۔ عمران نے اس پر صرف ٹھنڈی سانس لی، کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بعد خوابناک آواز میں بولی، کیا میں کسی بھی معاملے میں تم پر اعتماد کر سکتی ہوں؟ کیا مطلب؟ ڈرو نہیں، موجودہ شوہر کے قتل کا منصوبہ نہیں بنانا، وہ کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی۔ عمران نے پھر طویل سانس لی اور بولا، خدا کا شکر ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں برجر سے ہمدردی نہیں؟ ہمدردی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسے شخص کے لیے میرا کیا رویہ ہونا چاہیے جو 1500 روپے ماہانہ کا وعدہ کر کے لایا اور اس سے فی الحال بھول جاؤ۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے ہمیں پناہ دی تھی۔ چلیے میں اسے بھی تسلیم کرتا ہوں۔ پھر چیف آفیسر اس سے بھی برا آدمی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے برجر کی طرفداری کی تو گولی مار کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ بے چوں چرا اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ اس نے عملے کی ہمدردی میں برجر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، اس کی کچھ اور ہی وجہ ہے۔ جہنم میں جائے، میں لغویات میں سر نہیں کھپانا چاہتا۔ دفتن کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ کون ہے؟ عمران نے جپٹ کر دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے پوچھا۔ بھوت، باہر سے جوزف کی آواز آئی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور دروازے کے ساتھ ہی جوزف بھی اندر کی طرف کھسکتا ہوا بالآخر فرش پر جا پڑا۔ ارے یہ تو بے ہوش ہو گیا، سلویا بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں دیکھتا ہوں، کہتے ہوئے عمران نے باہر جانا چاہا، لیکن سلویا نے جپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔
باہر مت جاؤ۔ اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ کیوں؟ تم مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتی؟ عمران نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کی موجودگی میں باہر نکلنے کی ہمت کر سکا ہو۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے آج تک کوئی بھوت نہیں دیکھا۔ عمران بچوں کے سے انداز میں گگیایا۔ تم کیسے آدمی ہو؟ پہلے اس کی خبر لو، سلویہ نے جوزف کو دیکھ کر پرتشویش لہجے میں کہا۔ مرنے کے بعد اس نے بھی بھوت ہی بن جانا ہے، لہٰذا اس کی خبر کیا لوں؟ فضول باتیں نہ کرو۔ وہ جوزف کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگی تھی۔ دفتن تیز قسم کی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ یہ گھنٹی کیسی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ دوسروں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ باقاعدہ قسم کا بھوت معلوم ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بستور جوزف کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتی رہی۔ دفتن عمران اچھل پڑا۔ یہ سائرن کیوں؟ ارے جہاز بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ سلویہ بھی سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اور متحیرانہ انداز میں پلکیں چپکائے جا رہی تھی۔ گھنٹی پھر بجنے لگی تھی۔ اب عمران نے سلویہ کے چہرے پر بھی خوف کے آثار دیکھے۔ گھنٹی بجتی ہی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے، سلویہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا کی پناہ، تو کیا؟ لیکن وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر رک گئی اور مڑ کر بے بسی سے عمران کی جانب دیکھنے لگی۔ عمران کا اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، لیکن وہ فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ اداکاری کے جوہر تو نہیں دکھا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ عمران نے بھی خوفزدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ گھنٹی کی آواز اور جہاز کی حرکت، وہ اس طرح بولی جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جوزف نے کراہ کر کروٹ لی اور پھر وہ دونوں تیزی سے اس کے قریب پہنچے تھے۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے اس کے شانے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ بابا بھوت، تو یا میں؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ جوزف کے ہونٹ ہلے، آواز نہ نکلی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گھنٹی اب بھی بج رہی تھی۔ عمران نے پھر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن سلویہ نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمق نہ بنو، پہلے اس سے معلوم کر لو کہ کیا بات تھی، اس نے کہا۔ اچھا تو مردود تو ہی بتا۔ عمران جوزف کو گھونسا دکھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ سفید، سر تا پا سفید۔ جوزف کی آواز کانپ رہی تھی۔ یقین کرو کہ جب وہ میرے پاس سے گزرا تھا تو اس کے جسم سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں، اور جہاز، دیکھو یہ جہاز حرکت کر رہا ہے۔ تو نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ بھوت کو؟ بکواس بند کرو، میں دیکھوں گا بھوت کو، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ پھر جتنی دیر میں سلویہ اس تک پہنچتی، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا نظر آیا، لیکن وہ بندرگاہ کی دور ہوتی ہوئی روشنیاں صاف دیکھ سکتا تھا۔ دفعتاً وہ بڑی پھرتی سے لیٹ گیا اور سینے کے بل کھسکتا ہوا کنٹرول روم کی طرف بڑھنے لگا۔ صرف وہیں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے میں بڑا سا مستطیل بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ گھنٹی کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ عمران کنٹرول روم کے قریب رک گیا۔ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اسے روشنی میں آنا پڑا، لہٰذا اگلا قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ مڑ کر دیکھا، لیکن اندھیرے کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ شاید سلویہ کیبن سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے انداز سے یہی معلوم ہوا تھا جیسے اتنی دیر تک گھنٹی بجتے رہنا اس کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ گھنٹی کی آواز اس وقت ختم ہوئی تھی جب بندرگاہ کی روشنی نظر آنی بند ہو گئی تھی، ساتھ ہی روشنی کا مستطیل بھی غائب ہو گیا تھا۔ عمران کھسک کر دروازے سے جا لگا تھا۔ اتنے میں کوئی دوڑتا ہوا اس کے قریب سے گزرا، پھر کوئی دوسرا گزر ہی رہا تھا کہ عمران کی ٹانگ یوں ہی اندازے سے چل گئی اور دوسرا نہ صرف لڑکھڑایا بلکہ گرا بھی تھا۔ گرنے کی آواز خاصی وزندار تھی۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی۔ ٹھیک اسی وقت سارے جہاز کی روشنیاں جاگ اٹھیں۔ ارے ارے! عمران کے نیچے دبے ہوئے آدمی نے اسے جھٹک دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ چیف آفیسر تھا۔ معاف کیجیے گا جناب، عمران بکھلا کر اٹھتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ غلطی ہو گئی۔ گدھے ہو، چیف آفیسر پیر پٹک کر بولا، سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اب میں پاگل ہو جاؤں گا، عمران نے اپنا سر پیٹ کر کہا، میں تو اس بھوت کو پکڑنے لگا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، چیف آفیسر کا لہجہ غصیلا تھا۔ پھر اس نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے شراب نوشی کے کیبن میں لایا۔ یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا، اس نے عمران کا شانہ تپک کر کہا اور باہر نکل گیا۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ کیبن کا دروازہ باہر سے بولڈ کر گیا تھا۔ اٹھ کر اس شبے کی تصدیق بھی کر لی اور ٹھنڈی سانس لے کر کرسی کی طرف پلٹ آیا۔
शायद 5 या 6 मिनट बाद चीफ ऑफिसर दोबारा केबिन में दाखिल हुआ था। तुम वहां क्या कर रहे थे? इसने इमरान से पूछा। मैं पागल हो गया था, इमरान ने लहजे में गुस्सीलापन पैदा करके कहा। चीफ ऑफिसर हंसने लगा, फिर इसका शाना सहलाता हुआ बोला, वाकई ऐसा ही मालूम होता है। मैंने तुम्हें हिदायत की थी कि भूत का गलगला सुनो तो बाहर ना निकलना। मैं ना निकलता, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। कैसे हालात? वो नामाकूल औरत मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी, इमरान ने आहिस्ता से राजदाराना लहजे में कहा। क्यों क्यों? चीफ ऑफिसर के लहजे में हैरत थी। इमरान ने सलोये की कहानी शुरू कर दी और जोसेफ के बेहोश हो जाने वाले वाकये तक पहुंचकर खामोश हो गया। क्यों? आगे कहो, फिर क्या हुआ? चीफ ऑफिसर मुस्तबाराना लहजे में बोला। क्या ये मुमकिन नहीं कि सलोया का शोहर ही भूत बनकर मुसियो बर्जर का खजाना तलाश करने निकलता हो? इस पर चीफ ऑफिसर ने जोरदार कहकहा लगाया, लेकिन फिर संजीदगी इख्तियार करता हुआ बोला, ठहरो, मुझे सोचने दो। इमरान अहमकाना अंदाज में इसकी आंखों में आंखें डाले जल्दी जल्दी पलकें चिपकाता रहा। सुनो, चीफ ऑफिसर कुछ देर बाद बोला, क्या तुम वहां दौड़ते हुए पहुंचे थे? नहीं तो मैं तो चोरों की तरह रेंगता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ आया था, लेकिन मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी थी। चीफ ऑफिसर भराई हुई आवाज में बोला और मुस्तबाराना अंदाज में टांगें हिलाने लगा। मैंने उसे टांग भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन बच गया, इमरान पुरमुसरत लहजे में चीखा। क्या? चीफ ऑफिसर उछलकर खड़ा हो गया। खुदा के बंदे, मुझे बताओ वो कौन था? जनाबे आला, क्या मैंने आपको पहचान कर टांग मारी थी? इतने अंधेरे में देख सकता तो क्या मुझसे ये गुस्ताखी सरजद होती? ओह, तो तुम उसे नहीं देख सके थे, इसने मायूसाना लहजे में कहा और फिर बैठ गया। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा शुबा गलत है। सलोया और उसका शोहर इस वक्त जहाज पर नहीं थे जब से भूत ने नमूदार होना शुरू किया है। जहन्नम में जाए, इमरान अपने बाल नोचता हुआ बोला। पहले मैं इसे बहरी यतीम खाना समझता था, लेकिन ये जहाज तो खबीस रूहों का अखाड़ा मालूम होता है। वो हंसने लगा और बोला, हो सकता है वो दूसरा आदमी तुम्हारा दोस्त जोसेफ रहा हो। वो तो बेहोश पड़ा था। बहरहाल वो भी तुम्हारी ही तरह का कोई बेवकूफ आदमी होगा, लेकिन ये जहाज बंदरगाह छोड़ चुका था। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये सब उसी भूत का कारनामा है। क्या मतलब? इमरान चौंक कर बोला। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक घंटी बजने लगी और जहाज हरकत में आ गया। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं भूत की परवाह किए बगैर कंट्रोल रूम की तरफ भागा। वहां कोई भी नहीं था। लेकिन फिर आप वहां से निकलकर भागे क्यों थे? मैं बहुत ज्यादा खौफ हो गया था। बकिया लोग कहाँ हैं? अब वो सब बाहर आ गए हैं। घंटी भूत के नमूदार होने की अलामत है। उसे सुनते ही कोई भी बाहर ठहरने की हिम्मत नहीं करता। घंटी कौन बजाता है? घंटी? अगर तुम पूरे जहाज में कोई ऐसी घंटी तलाश कर दो जिसकी आवाज इस किस्म की हो तो मैं तुम्हें $100 इनाम दूंगा। तो क्या ये घंटी भी? इससे एक अजीब कहानी वाबस्ता है। कनाडा का वो आदमी इसी जहाज का एक ऑफिसर था। इसके पास एक घंटी थी जिसको वो रोज शाम को बजा बजा कर रोया करता था। इसके बयान के मुताबिक वो घंटी इसकी महबूबा की थी। महबूबा की घंटी? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, ये तो किसी रोमानवी नावल का नाम भी हो सकता है ना मज़ा का खेज बात? चीफ ऑफिसर हंसकर बोला, पता नहीं कहाँ तक ये सच है कि इसकी महबूबा इस वक्त बड़े अच्छे मूड में गा गा कर वही घंटी बजा रही थी जब इसे गोली लगी। क्या वो किसी महाज पर घंटी बजा रही थी? इमरान ने पूछा। नहीं, अपने घर में। दरअसल कोई और भी उसे चाहता था जिसे वो लिफ्ट नहीं देती थी। वो जहाजी ऑफिसर इस वक्त इसके पास ही मौजूद था। उसने उसे मरते देखा। वो मर गई और अपनी यादगार घंटी छोड़ गई। लोग कहते हैं कि ये इसी घंटी की आवाज है। एक शाम इसी जहाज पर जब वो घंटी बजा बजा कर रो रहा था, पता नहीं समंदर की सतह पर क्या देखा कि चीखने लगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और फिर इसने घंटी समेत समंदर में छलांग लगा दी। अक्लमंद आदमी था। इमरान बहरे हमाकत में गोता लगाकर बोला, अगर घंटी छोड़ गया होता तो फिर कौन उसे बजा बजा कर रोता? तुम्हें यकीन नहीं आया इस कहानी पर? चीफ ऑफिसर ने कहा और कहकहे लगाने लगा। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, चीफ ऑफिसर बड़े रौब से बोला। अंदर आने वाला सेकंड ऑफिसर था। उसे देखते ही चीफ ऑफिसर बोला, भूत नहीं चाहता कि जहाज अबू नखला में ठहरा रहे, लिहाजा इसकी रवानगी के मुतालिक कुछ नहीं जानता। लेकिन जनाबे आला, सेकंड ऑफिसर हाँपता हुआ बोला, हमें यहाँ से आगे जाना था, पीछे नहीं लौटना था। क्या मतलब? चीफ ऑफिसर बुखलाकर खड़ा हो गया। जहाज वापस हो रहा है, फिर मशरिक की तरफ जा रहा है। नामुमकिन, आप खुद चलकर देख लीजिए। चीफ ऑफिसर इमरान से मजीद कुछ कहे बगैर केबिन से निकल गया।
सेकंड ऑफिसर भी इसके साथ ही गया था। इमरान के होंठों पर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो सर हिलाता हुआ उठ गया। उसे अपने केबिन का दरवाजा खुला हुआ मिला था। जोसेफ अभी तक वही था, अलबत्ता सलोया जा चुकी थी। कख क्या हुआ बॉस? इसने बराई हुई आवाज में पूछा। भूत की लंगोटी हाथ आते आते रह गई। वो लंगोटी में नहीं था बॉस, सफेद लिबादा। बकवास बंद। सलोया कहाँ गई? अच्छा हुआ चली गई वो हरामजादी, वरना क्या होता? बॉस, वो हराफा मुझसे कह रही थी कि मुझे अफ्रीका के सियाह फाम मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा चली जाओ सफेद चुड़ैल, वरना मैं अपना गला घोंट लूंगा। शाबाश, तू नर बच्चा है, खुदा उम्र में बरकत दे। सफेद चुड़ैलों से अकड़ना मुनासिब नहीं होता। वो उस वक्त बहुत महजूज होती हैं जब तुम इनका गुस्सा खुद अपनी जात पर उतारो। मगर भूत? तेरे हिस्से में चुड़ैल आई थी, लेकिन भूत मेरा हिस्सा भी ले गया। अच्छा ए शबे देजूर के बच्चे, अब चलते फिरते नजर आओ। मैं अपने केबिन में तन्हा नहीं सो सकूंगा बॉस। मैं एक एक्स्ट्रा बोतल लाए देता हूँ, चुपचाप खिसक जाओ। शराब मेरे जहन को बेदार करती है, सुलाती नहीं है। अच्छा तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। मुझे तन्हा ना छोड़ो बॉस। भूत की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब वो कहीं आराम कर रहा होगा। तुम भी जाकर आराम करो।